आइए आज करंट जीके के अंदर अपने जो बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है बांग्लादेश के संबंध में है। दो तीन बातें आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे। बांग्लादेश में गृह युद्ध हो गया, गृह युद्ध की स्थिति हो गई। भारत के जो हालात है चिंताजनक है और ज़्यादा परसेंटेज इसी का है कि चिंताजनक और ज़्यादा हो जाएंगे, हालात और ख़राब हो जाएंगे। इसको आप इस रूप में मत लेना कि हमारे घर में थोड़ी है। आप सोचिए, हमारे पड़ोस के अंदर चाहे कोई पॉजिटिव घटना हो जाए चाहे नेगेटिव घटना हो जाए, दोनों का फर्क पड़ता है। हमारे घर में चाहे खुशी का माहौल हो, पटाखे चल रहे हो, लेकिन पड़ोसी के यदि कोई भी दुखदायी घटना हो गई तो अपने घर में बंद हो जाएगा वो मामला। आप जानते हो ना इस चीज को। सेम ऐसे ही देशों के संबंध में होता है। ये एक बड़ा टॉपिक है। पहली बात तो इसको तैयार करने के लिए आपको वक्त भी लगेगा, आपको चीजों को समझना भी पड़ेगा और क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं जो पुराने क्वेश्चन है उनको भी लेके चलूंगा साथ में। तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना है कि इसके अंदर आपके क्वेश्चन बनेंगे कैसे। जैसे मैंने आपको थोड़े टाइम पहले अपनी एक सीरीज चलती है छोटी छोटी महत्वपूर्ण खबरें, मैंने आज टेलीग्राम पर यह लिंक डाला भी है। इसका पार्ट 2, ये लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास है, लेकिन इसमें जो बात है आप वो टॉपिक देख सकते हो। मैंने एक टॉपिक बताया है बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था विवाद। अब जिसने नहीं लिखा है, हालांकि ये तादाद ज्यादा है नहीं लिखने वालों की, लिखा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बांग्लादेश की जो वर्तमान में स्थिति आप देख रहे हो उसका बीज ये है, बीज ये है। तो एक तो ये कहानी है, ये वाला टॉपिक आप उसके अंदर से देखोगे। मैंने लिंक डाल दिया है, वहां पर लिखना है, समझना है उसको। इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हम। ठीक है, मैं हल्का सा आपको बता देता हूं कि बांग्लादेश में 56% आरक्षण है। ठीक, ये जो आरक्षण है इसमें से सबसे ज्यादा आरक्षण 30% है जो कि मुक्ति नायकों को दिया गया है। ये जो मुक्ति नायक वो लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में, बांग्लादेश की स्थापना में योगदान दिया था। उनके परिवार वालों को 30% आरक्षण सरकारी नौकरियों में इसमें मिलता है। अब जो आरक्षण हो रहा है वो कह रहा है कि इस आरक्षण को कम कीजिए और लगभग इसको 10%, 6% के आसपास यही कहा गया है कि दिव्यांगों को दे दो एक तो, और एक पिछड़े वर्गों को दे दो। ये डिमांड कर रहे हैं ये। इसी कारण वहां पर गृह युद्ध की स्थिति आ गई। अब इसमें गृह युद्ध की स्थिति जो है अकेले देश में नहीं होती है, ध्यान रखना। उसके पीछे कोई ना कोई बाहरी ताकत काम कर रही होती है। ऐसे कभी नहीं होता, देश कभी नहीं करता। देश हल्का फुल्का आंदोलन कर देगा। जो महत्वपूर्ण होता है, हम जैसे अभी आरक्षण के संबंध में भारत में भी एक डिसीजन आया है, तो आप सुन रहे होंगे कि 21 अगस्त को भारत बंद। अब उस भारत बंद के संबंध में प्रदर्शन होगा, ठीक है ना, विरोध करेंगे, जैसे कृषि बिल के विरोध में किया गया था। ये अधिकार होता है, इसमें ऐसी बात नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया तो हम वो मान ही लें। हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, अपनी एक स्थिति होती है। तो आपको यदि ये कह दे कि राष्ट्र हित में नौकरियां नहीं निकाली जाएगी 4 साल, तो आप नहीं आ जाओगे सड़कों पर। अब नौकरियां नहीं निकालेंगे वो सरकार का अपना हिसाब है, लेकिन आपका भी तो अपना हिसाब है। आप 4 साल क्या करोगे? क्लियर होगी ना। तो वो विरोध जायज होता है। अब विरोध होता है, उसका पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, उस पर नहीं जा रहे हम। लेकिन हम ऐसे थोड़ी है कि हम पीएमओ में घुस जाएंगे। पीएमओ में घुसने के लिए तो हमारी कोई बाहरी ताकत हमें दे रही होगी। समझे ना बात को। तो ये आरक्षण विवाद है। इसमें मैंने 2-3 चीजें आपको बताई थी। देखो,
एक तो जो बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था, बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ या बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था, उस संबंध में मैंने कुछ बातें बताई थी। और ये जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था या बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था, कहीं न कहीं यहां पर भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 ये आपको देखने को मिलेगा। ये सब बताया हुआ है वहां पर, शिमला समझौता सब बताया हुआ है। ये आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश के जन्म में। अब आप देख लीजिए, ये हुआ यहां पर दो डेट, 26 मार्च 1971 एक ये डेट है और एक है 16 दिसंबर 1971। ये दो डेट भूल के भी मत भूल जाना, ये आपके एग्जाम में आ चुकी है, ये मैं वहां बता चुका हूं, इसलिए मैंने आपको कह दिया कि इस लेक्चर को आपको देखना है। ये तो है बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस, जैसे हमारे यहां 15 अगस्त होता है ना, वैसे। और इस दिन बांग्लादेश क्या है, स्वतंत्र हुआ था। ये जानबूझकर मैंने आपको ये दो बातें बताई है, क्योंकि मैं इस बात को बार बार रिपीट करूंगा, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको टपके मिलेंगे आपको। वहां मैंने सब बताया, शेख मुजीबुर रहमान कौन थे, सब बताया हुआ है। तो ये चीज आपको देखनी है। समझ में आ गई बात सारी। इस आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन हुए, हिंसात्मक प्रदर्शन हुए, विरोध हुआ, उसी का परिणाम हम आज देख रहे हैं गृह युद्ध के रूप में। गृह युद्ध के रूप में ऐसे होता है ये। तो सरकारों को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत सोच समझ के, नहीं तो चीजें बिखर जाती है। तो ये तो वहां से कर देना। अब मैं आपको एक हेडिंग दिला रहा हूं, लिख दीजिए, बांग्लादेश में गृह युद्ध, सिविल वार बोलते हैं, ठीक है, हिंसात्मक घटनाएं। तो गृह युद्ध की स्थिति का बीज क्या है यहां पर, आरक्षण व्यवस्था है ये, ठीक है ना। चलें, देखिए, ऐसा नहीं है कि एक जो घटना घटित होती है, गृह युद्ध जो होता है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत बड़ी कहानी होती है। वो कहानी क्या थी, जब अति हो जाती है ना, किसी चीज की अति हो जाती है, उसको हम फिर इस रूप में परिणित हो जाता है। वो अति, ये लेवल में चलता रहता है मामला, तो कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन जब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तब मामला गलत होता है, ठीक है ना। इसको आप है ना भारत के संदर्भ में जोड़कर पढ़ना, इससे आपको भारतीय राजनीति की समझ आएगी। इसको इस रूप में मत लेना कि बीजेपी कांग्रेस, ऐसे मत लेना, इसको समझने का प्रयास करना। क्योंकि आपने कई बार अखबारों में ये जरूर पढ़ा होगा कि भारत में भी गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी यदि स्थितियां इसी तरीके से चलती रही तो। ये जो विश्लेषक होते हैं ना, ये ऐसे नहीं बोलते कभी भी, बहुत ठोक बजा के बोलते हैं ये। अब इस घटना को जब आप देखोगे, उसको आप भारत से जोड़कर देखना, क्योंकि भारत से जोड़कर देखोगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, तभी आप में एक समझ डेवलप होगी। जैसे ये तो आरक्षण व्यवस्था के कारण, लिखते जाओ साथ साथ, आरक्षण व्यवस्था के विरोध में, आरक्षण व्यवस्था के विरोध में। अब देखिए, कुछ समय बाद क्या हुए थे, कुछ समय पहले बांग्लादेश में चुनाव हुए। बांग्लादेश में चुनाव हुए। अब आप देखिए, इस बांग्लादेश में चुनाव हुए, ये जो चुनाव हुए थे, इनमें क्या खास बात रही, इसमें जो विजेता रही थी शेख हसीना। शेख हसीना रही, और ये क्या बनी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। ये इस समय जो प्रधानमंत्री बनी थी, ये चौथी बार बनी थी, चौथी बार ये प्रधानमंत्री बनी।
इसकी पार्टी का जो नाम है अवामी लीग। अब ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अवामी लीग, सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये अब इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आप महत्वपूर्ण ना मान सको। चलें, अब इस चुनाव में ये प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन इसकी नीतियां इस तरीके से थी, मतलब पूरा विपक्षी विरोधी, विपक्ष को ये कुछ मानती नहीं थी। और तो और विपक्ष को तो इसने जेल में डाल दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत के संबंध में इसको देखना। और इसमें जो विपक्ष था, इसने भी खतरनाक मोड़ लिया। इसने चुनाव में भाग ही नहीं लिया। अब इसने जब चुनाव में भाग ही नहीं लिया तो जीतना तो इसी को था, लेकिन इसने पूरे देश को यह बताया कि ये गलत है। विपक्ष ने यह बताया ये गलत है, और ये इतना गलत है कि हम फिर चुनाव लड़के ही क्या करेंगे जब सारा तंत्र इसने कब्जे में कर रखा है, इसका हम प्रदर्शन क्या करें। तो इसमें ये खास बात ये रही, लिख दीजिए, विपक्ष ने इस चुनाव का बायकॉट किया, बहिष्कार किया। अब पूरी दुनिया देख रही थी, चल रहा है लोकतंत्र, विपक्ष भाग ही नहीं ले रहा, लोग तो ध्यान देंगे ना इस तरफ। अब इसमें जो ये जो विपक्ष में जो पार्टी है, अब इसका ध्यान रखना, यहां दो ही पार्टियां चलती है, दो ही पार्टियां चलती है। दूसरी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी। और इस पार्टी की जो अध्यक्ष है ये है खालिदा जिया। अब आप देखिए, ये काफी समय से जेल में है, ये जेल में है, इसी कारण से लगातार चौथी बार बन गई है। अब आपने अखबार में पढ़ा होगा कि दबाव के चलते बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने इसको रिहा कर दिया है, अब ये बाहर आ गई है। समझे बात को? प्रक्रिया देखना आगे क्या होगी, सारी चीजें, आनंद आएगा आपको ये चीजें। क्लियर? अब ये तो हो गया भाई, ये चुनाव तो जीत गई और विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। अब विपक्ष ने जब इसका बहिष्कार किया, मतलब विपक्ष ने इसमें भाग ही नहीं लिया, तो जब विपक्ष ने भाग नहीं लिया तो हार जीत का सवाल ही कहां है, अकेले ही दौड़े से आप ही फर्स्ट आ गए। ठीक है, तो इसमें कोई वो बात नहीं रही। और फिर इसने क्या किया, ये जो शेख हसीना है, इसने 2018 में एक बिल लेकर आई है, डिजिटल सिक्योरिटी बिल। ये बिल लेकर आई, डिजिटल सिक्योरिटी बिल लेकर आई। अब नाम तो इसका डिजिटल सिक्योरिटी बिल है, लेकिन ये वास्तव में राइट ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी आवाज को दबाने का पूरा प्रोग्राम इसके अंदर तय था, पूरा प्रोग्राम इसके अंदर तय था। मतलब आप ये नहीं बोल सकते, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते, वो सारा। तो इसमें लिख दीजिए, इस बिल के तहत राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच कह सकते हो, राइट ऑफ एक्सप्रेशन कोमा स्पीच, मतलब बोलना और अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेशन, स्पीच को रोक दिया गया, को रोक दिया गया। चलें, ठीक। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, आगे चलकर फिर वो चीजें क्लियर हो जाएगी आपके। ये जो चुनाव हुए थे, ठीक है, इसमें लिखिए, इसे अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया। अब देखो, यहां अमेरिका ने मानने से इनकार किया है कि मैं नहीं मानता, ये चुनाव गलत है। ये कौन कह रहा है? अमेरिका। समझे बात? अब आप सोचिए
यदि अमेरिका बांग्लादेश के विरोध में है, ठीक है, तो बांग्लादेश किसके पक्ष में बात करेगा? चीन के पक्ष में बात करेगा, रशिया के पक्ष में बात करेगा, क्योंकि अमेरिका के विरोधियों की तरफ ही तो जाएगा। अपने यहां कोई बात होती है, यदि हमारा कोई विरोध करता है तो हम उसके दुश्मन की तरफ जाते हैं, यार वो तो ये कह रहा था, वो क्या कहेंगे, वो है इसी भाग का। ठीक है, अब बांग्लादेश का झुकाव, शेख हसीना का झुकाव चीन की तरफ भी देखा गया। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप स्थितियों को समझ पाओगे। अब ये जो अवामी लीग पार्टी है, ये क्या है? ये उदारवादी है, लिबरल है। ये दुनिया में दो प्रकार के विचार चलते हैं, एक लिबरल उदारवादी, ठीक है ना, और एक होता है कट्टर, कट्टर, ठीक है ना। तो ये जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये कट्टरवादी पार्टी है, कट्टरवादी पार्टी। इसको आप ये भी कह सकते हो वामपंथी, इसको दक्षिणपंथी। मैंने एक जगह पर आपको ये चीजें बताई हुई है, ठीक है ना। जैसे यदि जो उदारवादी होंगे वो तो क्या होंगे, वामपंथी टाइप के कह सकते हो आप इनको। ये क्या आधुनिकता को साथ लेकर चलते हैं, आधुनिकता को साथ लेके चलते हैं, मॉडर्नाइजेशन को लेके चलते हैं ये। और ये जो निचले तबके के जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको ज्यादा मानते हैं ये, समझे बात को। और ये जो कट्टरपंथी होते हैं, ये संस्कृति को ज्यादा मानते हैं, परंपराओं को ज्यादा मानते हैं, ठीक है ना। और इनका जो ज्यादा झुकाव होता है वो परंपराओं के संरक्षण में ही चलता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से। अब आप देखिए, जब आप इन दोनों को देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको भारत के अंदर स्थिति देखने को मिल जाएगी। भारत के अंदर जो ट्रेडिशन को ज्यादा मानता है, भाई यही होना चाहिए। जैसे अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि बांग्लादेश में नारे लगाए जा रहे हैं। क्या नारे लगाए जा रहे हैं? बांग्लादेश में ये नारे लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया जाए। ठीक है, अब इंडिया से तुलना कर लेना उसकी। हाँ, हिंदू राष्ट्र। इसलिए मैंने आपको कहा, ठीक है, बांग्लादेश में शरिया कानून लागू किया जाए, मुस्लिम धर्म का होता है ये, ठीक है। और अपने यहां क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ, सारा मंदिर वगैरह, ये उसी तरीके से ये जाड़ो, यहां ये करना है, यहां वो करना है। आपने देखा नहीं, खुद प्रधानमंत्री तिलक लगाए घूमते हैं, एक त्रिशूल लेके भी खड़े थे एक बार। ये सब चीजें, अब इससे कंपेयर, मैं वैसे नहीं कह रहा, लेकिन मैं कंपेयर करने के लिए मुझे ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी, तभी तो आप चीजों को समझ पाओगे, तभी तो आप समझ पाओगे उदारवादी क्या होता है, कट्टर क्या होता है। दो विचार होते हैं, दक्षिणपंथी, वामपंथी। कभी आप गूगल पे डाल के सर्च करोगे तो आपको पूरी पता लगेगा। ये चीजें होती है सारी। ये तो सबके अपने विचार होते हैं, दो विचारों पे दुनिया है। अब आप किस विचार को ज्यादा मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ये आपकी कहानी है सारी। अमेरिका में भी यही चीजें हैं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। डोनाल्ड ट्रंप आता है, अमेरिका अमेरिकियों के लिए, आने नहीं देता किसी को। जो बाइडेन कहता है नहीं कोई बात नहीं, आइए, दोनों बातें लेके चलता है ये। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है नहीं भाई, डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैं तो पेरिस समझौते को नहीं मानता। पेरिस समझौता क्या है, प्रदूषण को रोकने से संबंधित है, क्या मुझसे नहीं रुकेगा भाई प्रदूषण वगैरह, मैं उद्योग धंधों को बढ़ावा दूंगा। तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। जो बाइडेन कहता है नहीं, हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, इसलिए हमें ये करना है सारा काम, ठीक है। तो यहां भी आप देख लीजिए, कुछ भी सारी स्थितियां आपको मिलेगी। तो जो हमारे यहां जो एनडीए सरकार है, उसका झुकाव किस तरफ है, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ ज्यादा है। चीजें मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें आपको मिलेगी आपकी। राहुल गांधी, कांग्रेस, आप क्या देखते हो, देखते हो मोदी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो आरक्षण हटा देगी। आरक्षण किसके प्रति बात हो रही है, निम्न वर्ग के लोगों के लिए, समझे ना, निम्न वर्ग के लोगों के लिए। तो ये दो विचार होते हैं जो दुनिया में चलते हैं सारे ये।
कहीं से भी कुछ देख लीजिए, आप खुद सोचिए, थोड़ा सा भी आप अखबारों को समझते हो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा बनी या जो बाइडेन से ज्यादा बनी? डोनाल्ड ट्रंप से। जो बाइडेन तो आया ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा बने। क्यों? विचारों की समानता। विचारों की समानता हमेशा यही होता है, ध्यान रखना ये चीजें। अब इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जो अवामी लीग है ये उदारवादी है, ये कट्टरवादी है, ठीक है ना। अब ये क्या डिसीजन लेगी, ये इसके अलग चीज हो जाएगी, ये सारी, समझे ना। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये जो हिंसाग्रस्त थे ये आ गए वहां पर। चीजों को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, भारत से जोड़कर देखना है आपने, ठीक है ना। इससे आपको समझ पैदा हो जाएगी। अमेरिका को जोड़ दीजिए, इंडिया को जोड़ दीजिए, आपको सब चीज ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। आप यहां तक बता दोगे कि यदि अमेरिका में रिपब्लिकन आता है तो किस प्रकार के डिसीजन होंगे, डेमोक्रेटिक आता है तो किस प्रकार के डिसीजन होंगे, आ जाएगा ये। आपने देखिए, जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट को सीटें कम मिलने लगी, शेयर मार्केट गिर गया। शेयर मार्केट किस पर डिपेंड है? इंडस्ट्री पर डिपेंड है। वो गिर गया, कहा अरे अब ये आ गया, अब डिसीजन वो नहीं होंगे जो ये है, अब तो मामला बिगड़ गया। तो शेयर मार्केट, सारे पैसे निकाल लिए शेयर मार्केट वालों ने। ऐसे ही वहां रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक का संबंध होता है सारा ये। चलिए, तो यहां जो लोग थे ये पीएमओ में घुस गए, पीएमओ में घुस गए। तो यहां पर एक लाइन लिखिए, यहां पे लिखिए, लिखिए बांग्लादेश के लोग पीएमओ में घुस गए, वहां तक घुस गए, पीएमओ में घुस गए। ठीक है। आइए, अब आपको यहां पर एक नाम पढ़ने को मिला होगा, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जैसे हमारे यहां जो राष्ट्रपति भवन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रायसीना। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को हम क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस। अर्जेंटीना को पिंक हाउस। यहां पर हो सकता है आपकी नजर नहीं गई हो, बांग्लादेश में जो पीएमओ है, जहां प्रधानमंत्री रहता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं बताइए? किसी ने पढ़ा हो? बांग्लादेश में जो पीएमओ है उसको क्या नाम दिया गया है? क्या भाई ऐसे सारा लिखा हुआ आया था कि शेख हसीना ने डैश 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 को छोड़कर भारत की तरफ कदम रखा। कोई बात नहीं, इसका नाम है गण भवन। गण भवन। तो बांग्लादेश के पीएमओ को क्या कहा जाता है? गण भवन कहा जाता है। अब ये यहां आ गई, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए, शेख हसीना ने भारत में शरण ली। भारत में शरण ली। क्लियर होगी बात सारी? अब ये मामला चल रहा है सारा, ये कहानी है। क्लियर होगी? चलिए, अब आपको और किस, अब आगे आप अखबारों में पढ़ते रहोगे, अपने इसको साथ साथ करते रहेंगे। अब देखिए भारत की चुनौतियां क्या हैं, यहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। भारत की चुनौतियां क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कहानी क्या है। देखिए, ये बांग्लादेश है, चीजों को ऐसे समझिए, ये बांग्लादेश है, ठीक। इसका विरोधी कौन है? अमेरिका। जब इसका विरोधी ये है तो ऑब्वियसली बात है, इस बांग्लादेश का झुकाव किस तरफ होगा? चीन की तरफ। चीन कह रहा है मैं बैठा हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो। क्लियर होगी? अब आप देखिए, इसका चीन की तरफ झुकाव है, और चीन और पाकिस्तान का क्या रिलेशन है? दोनों दोस्त हैं।
समझे? अब दोनों इसके दोस्त बन गए, और ये दोनों कौन है? ये भारत के दुश्मन हैं। क्लियर होगी बात सारे? अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, बॉर्डर लगती है पूरी, और चाइना इंटरफेयर करने लग जाए, पाकिस्तान इंटरफेयर करने लग जाए, तो स्थितियां कैसी हो जाएगी? समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, हम विश्व गुरु है, निपट लेंगे, लेकिन निपटने के लिए कुछ प्लान तो होते ही हैं। बिना प्लान के अकेले विश्व गुरु के कहने से तो होगा नहीं भाई। बुराई नहीं कर रहा, पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा? राकेश मेहरा जी की क्लासेस क्या कर लेगा इसके अंदर? पढ़ोगे नहीं तो। हमने तो कंटेंट दिया है, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? अकेला यही कहना कि नहीं नहीं यहां आ जाओगे नौकरी लग जाओगे, ऐसे जोर जोर से, इससे क्या होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो काम करना पड़ता है, तब जाके होता है। और चाइना और पाकिस्तान को वही सपोर्ट है चाइना का उसको, तो इससे निपटना भी मुश्किल है। और चाइना से निपटना तो थोड़ा सोचना पड़ेगा भी, विचार करना पड़ेगा, समझे ना? क्योंकि तभी तो स्ट्रेटेजी होती है, वो क्या कहती है? बातचीत। बातचीत। युद्ध हो जाए तो आप सोच नहीं सकते क्या स्थितियां पैदा हो जाए। एक कोरोना आया था, पूरी इकोनॉमी को हिलाकर रख गया। युद्ध क्या कर देगा सोच ही नहीं सकते। और किसी बदमाश ने यहां कोई परमाणु बम छोड़ दिया तो फिर वही जापान हिरोशिमा नागासाकी वाली स्थिति। पता थोड़ी लगता है चीजों का, ये है। तो ये बहुत एक सेंसिटिव मामला होता है, भारत को बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। अब दूसरा क्या मामला है, दूसरी क्या स्थिति है? आ जाइए। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति चिंताजनक होगी। हिंदुओं की स्थिति चिंताजनक होगी। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं ये 18% से 8% हो गए हैं घटकर। हिंदुओं की ये स्थिति है। पहले 18% थे, अब 8% रह गए। अब होगा क्या? अवामी लीग तो फिर भी ठीक थी। अब यदि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आ जाती है, खालिदा जी आ जाती है, जो कि आएगी, नहीं तो सेना का शासन आएगा, किसी भी रूप में देख लीजिए, तो चाइना और पाकिस्तान का उस पर प्रभाव रहेगा। और ये जो बीएनपी है, खालिदा जिया वाली पार्टी, ये वैसी कट्टरवादी पार्टी है, इस्लाम के शरिया कानून को ये मानती है, मुस्लिमों की समर्थक है ये। तो यहाँ क्या सिस्टम होगा आप देख सकते हो। इंडिया में भी देख लो, आप हर दिन एक मैसेज पढ़ते हो ना, मुस्लिम यहाँ इनके नाम से मत लो, नाम पूछो, इनकी दुकान से सामान मत लो। कर रहे हैं ना हम, ये चल रही है ना ये चीजें, तो ये भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो बराबर हो गया ना मामला। तो ये अलग कैसे हो सकता है? समझ भाई, मेन तो बात तब होती है जब हम दूसरे को दोषी कब कहें। किसी ने किसी के थप्पड़ मारा, उसने भी थप्पड़ मार दिया, तो थप्पड़ तो दोनों ने मारा ना, तो गलती तो दोनों की हो गई ना। समझने का प्रयास करना, हम वैसे नहीं कर रहे बातें, चीजें हमारे भी तो चलता है ना ये। अभी यूपी में आपने देखा होगा कि मुस्लिमों से सामान ना खरीदें, इस टाइप का मामला चला था, नाम दो लिखो, ऐसे चला था सारा। तो ऐसा यदि बांग्लादेश में चले तो बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि वहां भी तो कट्टरवादी पार्टी है, वहां भी तो वो पार्टी आएगी, तो अपना काम तो करेगी ना। फिर दुनिया देखती भी तो है, जो मुस्लिम राष्ट्र है वो ये भी तो देखते हैं ना, यार ये भी हमारे भाइयों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ भी इनके साथ करें। हम भी तो इसी सिद्धांत को पालना करते हैं। और हम तो इसकी क्या करते हैं, हम तो जो अरेबियन कंट्री है वहां से तो सम्मान लेते हैं हम, वो हमें ऑनर देते हैं, पुरस्कार देते हैं हमें, वो तो हम लेकर आ जाते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां स्थितियां अलग हो जाती है, हमें हमारे वाले गंदे लगते हैं। क्योंकि देखो विरोध होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई कहते हैं कि मैं इसका विरोधी हूं, तो फिर पूरा ही विरोधी होता है। गांवों में देखा होगा कई बार समाज में क्या लड़ाई हो जाती है,
तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा, इसका मैं कभी मिलता नहीं इससे, लेकिन कभी उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई उसका आगे पीछे नहीं रहता, तो उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए हम देखो कैसे करते हैं, हमारी है जी, तब हमारी हो जाती है वो। लेकिन नफरत वही होती है कि ना जी प्रॉपर्टी दान में दे दो, मैं तो इसकी किसी चीज पर हाथ नहीं लगाता, लेकिन जब पैसा मिलता है तो दे दे भाई। तो ये हिंदुओं पर अत्याचार होंगे। अब हो सकता है कि भारत सरकार इसके लिए कोई शांति सेना भेजे, इस संबंध में पहले कई एग्जाम्पल मिलते भी हैं, करना भी चाहिए। कोई ऑपरेशन चलाए, ठीक है ना, जैसे इससे पहले एक ऑपरेशन मार्च 2024 में हैती से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए भी गए हैं, ऑपरेशन इंद्रावती, क्वेश्चन भी आया है। ऐसा कोई ऑपरेशन आ जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है। तीसरा क्या है, आप जानते हो कि बंगाल की खाड़ी में स्थिति चिंताजनक हो जाएगी। अब चाइना, आप समझते हो, इसमें एंट्री मार देगा बांग्लादेश के अंदर। जब चाइना जब एंट्री मार देगा, और चाइना वैसे ही आप जानते हो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर पर कब्जा करने की तैयारी रहता है उसका, हर किसी पर अपना अधिकार रखता है, आप पढ़ते हो सारा। भारत इसका विरोध भी करता है, इसके लिए बकायदा क्वाड का गठन किया गया है, क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं। अब इसमें क्या होता था, एक संस्था है बिम्स्टेक, अब इसका थोड़े दिन पहले ही सम्मेलन हुआ था ये, तो इसके भारत और बांग्लादेश इसके संस्थापक सदस्य है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, नीचे की तरफ जब जाओगे यहां अंडमान निकोबार है, और यहां इंडोनेशिया आ जाता है, ये सुमात्रा द्वीप है, और इधर आपका मलेशिया है, और इधर मलक्का जल संधि है, ये मलक्का जल संधि, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये बड़ा, यहां से बंगाल की खाड़ी से लेकर इस इंडोनेशिया मलक्का तक, यहां पर इस क्षेत्र में जो रक्षा की जो जिम्मेदारी थी बिम्स्टेक के तहत, जो हम बात करते हैं, जो करती थी, ये भारत और बांग्लादेश मिलकर करते थे, ठीक है, क्योंकि यहां ये चाइना वाला सिस्टम आ जाता है, यहां चाइना व्यापार करता है, ठीक है। अब यहां तक तो ये था, अब बांग्लादेश का झुकाव चाइना की तरफ हो जाएगा, तो आप देख लीजिए, ये अनुमति देगा, हम विरोध करेंगे, स्थितियां गंभीर, समझे बात को। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी आपके सामने अभी, यदि ये सुधरी नहीं तो हालात खतरनाक हो जाएंगे। इसको बना लीजिए साथ में। चले, आइए चौथा लिख दीजिए। ये भी एक चुनौती हो जाएगी, भारत और बांग्लादेश के मध्य लगभग 15 अरब डॉलर का व्यापार होता है। अब आप देखिए, इतना व्यापार होता है, लेन देन होता है, हमारा आयात निर्यात होता है उसके साथ 15 अरब डॉलर। तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें थोड़ी सी संदेह के दायरे में आ जाएगी? 15 अरब डॉलर, अब ठीक है, ये 16 कर दीजिए, 16 अरब डॉलर, 16 अरब डॉलर इसका व्यापार होता है।
अब हमने क्या है, एक कॉरिडोर बनाया है, त्रिपुरा, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल कॉरिडोर। अब ये एक ऐसे सिस्टम है जो डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। जो भी हमारे विवाद थे, हमने बातचीत के जरिए बांग्लादेश के साथ सुलझा लिए, क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण में हमारा काफ़ी योगदान रहा। ये शेख हसीना आज भी मानती है, क्योंकि शेख हसीना के जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, वो बांग्लादेश में जो क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ था, उसको लीड किया था। वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी है और उसी सिद्धांतों को फॉलो करती है। इस कारण से वो भारत को अपना मित्र मानती है और बातचीत के जरिए सारे विवाद सुलझा लिए गए हैं। लेकिन एक विवाद फिर भी बच गया है, जो कि मतलब आपके एग्जाम में भी बहुत आता है, वो है तीस्ता नदी जल विवाद। बहुत बार आता है ये, इसको टिक कर लीजिए आप, तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद। तो बहुत सारी चीजें हैं। चलें, आइए। अब ये तो चिंताएं हैं, अब इनका निवारण कैसे हो, यदि हम देखते हैं तो एक तो अभी तो यही सूझ रहा है कि शांति सेना भेजी जा सकती है। दूसरा ये देखा जा सकता है कि हम कोई ऑपरेशन चलाकर वहाँ से भारतीयों को बाहर निकाल सकते हैं, ये है। और लगभग आप जब अखबार पढ़ोगे और ऑडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, अभी तक यही स्थिति है। भाई शेख हसीना ने तो देखिए अब देश ही छोड़ दिया और प्रधानमंत्री पद से रिजाइन दे दिया, तो सीधा ही पता लग रहा है कि वहाँ नई सरकार ही आएगी या सेना का शासन आएगा, दो चीजें आएगी, और दोनों ही भारत के लिए चिंताजनक है, चिंताजनक है। अब यहां पर आपने देखा होगा, कल के न्यूज़पेपर में था कि मेघालय और असम में कर्फ्यू लगा दिया गया रात को। तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा ये कितनी लगती है, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा बताइए कितनी लगती है। ये 4096, ठीक है। मोटे तौर पर आप कितना कह सकते हो, 4000 कह दो, ठीक है। तो ये जो लगभग लगती है 4000 किलोमीटर, लगभग आप कह सकते हो, हालांकि 4096, लेकिन मैं जानबूझकर ये नहीं बता रहा। और ये सबसे लंबी सीमा है। भाई जैसे अफगानिस्तान सबसे कम सीमा बनाता है, ये सबसे लंबी सीमा बनाता है। समझे, तो लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो बहुत बड़ी है। मतलब अंदर से जो मान लीजिए घुसपैठ हो गई, उसको रोकने के लिए 4000 किलोमीटर बहुत बड़ी एक होती है, एक समस्या खड़ी हो जाती है। थोड़ा मोटा हो 5-10 किलोमीटर का तो देख ले भाई, खड़े हो जाओ उधर, कोई आ ना जाए, लेकिन यहां समस्या आ जाती है। दूसरा, अब राज्यों के साथ सिस्टम बिगड़ेगा, वहां क्या कोई भी घटनाएं घटित हो सकती है, ठीक, कोई घुसपैठ हो गई, आतंकवादी हो गया, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ चाइना वगैरह इनका इंटरफेयर होने लग गया, पता लगा कि पाकिस्तान भी आ गया उधर से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के राज्य जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, भारत के राज्य जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। आइए अब देखो इधर, ये रहा
ये देखो, बिना मैप के कोई चीज मत करना, हमेशा ध्यान रखना। ये आपके सामने बांग्लादेश है, ये रहा, ये बांग्लादेश है। तो जब आप गौर से देखोगे, ये देखिए यहां पूरा, ये देखो पश्चिम बंगाल को कम मत समझना, ये छोटा छोटा मोर सा बनता बनता आगे देखो, ये पूरा ऐसे। अब पश्चिम बंगाल को जब आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल आपको लगे नीचे। अब मैं आपसे कहूंगी, क्या पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है? तो जनरली जब हम देखते हैं तो पता लगता है नेपाल तो ऊपर है, पश्चिम बंगाल नीचे, ऐसे कैसे स्पर्श करेगी? ये कर गई इधर, ये कर गई। एक मौका भूटान तो हम फिर भी मान ले, लेकिन नेपाल तो हमें लगता है ये तो यूपी के ऊपर, उत्तराखंड के ऊपर उस साइड में है, तो यार पश्चिम बंगाल इधर कहां से स्पर्श करेगी? लेकिन ये छोटी छोटी गुंडियां निकल कर है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपके ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है, सीधा पता लग जाएगा, चाहे मैं लिखवाऊं ही ना। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो तय है ये क्वेश्चन कि वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है या करता है। और विश्वास करना, पश्चिम बंगाल नहीं देगा, क्योंकि सब जानते हैं बांग्लादेश है तो पश्चिम बंगाल तो करेगा ही करेगा, और दूसरे देगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले लिख दीजिए ये पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर ये देखो असम। ठीक, आइए अब मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं घर पे जाके मैप को देखोगे, इस पॉइंट को जब पढ़ोगे, वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को 2 बार स्पर्श करता है? ये असम है। देखो यहां से भी करता है, यहां से भी करता है। ऐसे बनेंगे आपके क्वेश्चन। ये सब रटके बैठे हैं, सब रटके बैठे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, वो क्वेश्चन आया हुआ है आपके। ठीक है, जो बच्चे ज्योग्राफी कर चुके हैं या थोड़ा बहुत भी पेपर पढ़ते हैं, निम्न में से वह कौन सा राज्य है, निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसकी तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा। आप ये त्रिपुरा को देखिए। अब देखो ये आ गया, ये किताबों में नहीं होता है बेटा, ध्यान रखना। आप कह दो कि किताब नहीं होगा, कभी भी बहुत रेयर चांस, ये आने के बाद दिए जाते हैं। समझे ना? आपने ऐसे निकालने हैं, ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन सबको पता होगा कि कौन कौन से राज्य की सीमा स्पर्श करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, लेकिन 2 बार कौन करता है, तीनों ओर से कौन घिरा हुआ है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इसमें असम के आगे लिख दीजिए, यह बांग्लादेश की सीमा को 2 बार स्पर्श करता है। चले आइए, अब ये मेघालय है, मेघालय। फिर आ जाइए त्रिपुरा, इसमें लिखो यह तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कल आपने अखबार में पढ़ा होगा, फोटो आई थी कि त्रिपुरा का जो एयरपोर्ट है वहां पे अगरतला में उतरी शेख हसीना। ठीक है ना? उसको बाद में यूपी के रास्ते में वहां लाया गया, ऐसे इस तरीके से भारत के नियंत्रण में। चलो वो तो आपके काम की चीज नहीं है। अब देखो यहां एक कंफ्यूजन होती है मिजोरम के बारे में लेकर। मिजोरम बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है कि नहीं करता है? करता है। यही देख लेना ढंग से, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, ये देख लो। ठीक है ना? तो 5वां है मिजोरम।
मिजोरम। चलो अब मैं आपको एक पते की बात बताता हूं और आप मान के चलना, जब आप पेपर देखोगे तो ज़्यादा चांस इसी के मिलेंगे। हालांकि देखो हम कोई पेपर तो बनाते नहीं है, लेकिन एक विश्वास होता है, उस विश्वास पे चलते हैं। आपसे वो क्या कहेगा, कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? मैं ऑप्शन बता देता हूं। आपको कहेगा असम, दूसरा कहेगा त्रिपुरा, ठीक है, तीसरा कहेगा मेघालय, ठीक है, फिर कहेगा मणिपुर। धीरे से मणिपुर डाल देगा और आपको नहीं पता लगेगा। ये 3M जो है ना, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये हमेशा घाटे का सौदा करते हैं, पता ही नहीं लगता। एक जैसे से नाम है ये, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। आपने ये पकड़ रखनी है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जैसे ही कहेगा ना अरुणाचल प्रदेश, आपने एक बार भी मैप देख दिया, आप सीधा कहोगे नहीं नहीं ये तो ऊपर की तरफ है। नागालैंड आपके हो ही नहीं सकता, समझे बात को? हाँ, मणिपुर में दिक्कत कर लेगा, आपको लगेगा मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, तो ये एक जैसे से नाम लगेंगे आपको, ये गड़बड़ी हो जाएगी। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है आपको, क्योंकि देखो न्यूज क्या आ रही है, मेघालय असम की सीमाओं को सील किया, यहां से कोई एंट्री नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये शेख हसीना अगरतला एयरपोर्ट पर उतरी, देखो कैसे आ रहा है, राजधानी वगैरह सब आ रही है, इन्हीं को आधार बना के ये क्वेश्चन दे देता है। और तो और जब आप पढ़ोगे तो ये विश्लेषक जो है उनकी वो राय क्या देते हैं, भारत को सबसे पहले अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए। ये दिए सीमाएं मतलब आसपास के राज्य। तो एग्जामिनर का पूरा ध्यान जाता है इस पे कि यार इससे ना वो पूछें कि कौन सा राज्य स्पर्श करता है, कौन सा नहीं करता है। आज का मेरा ये लेक्चर याद रखना, आने वाले समय में आपको ये ध्यान रहेगा। तंग करेगा तो ऐसी चीजों में कौन सा राज्य है दो बार जिसकी सीमा 2 बार स्पर्श करती है, ऐसे। अब भारत की स्थिति जो चिंताजनक है वो मैं और भी बता देता हूं आपको, ठीक है। देखो हम जो सुनते हैं ना वो चीज अलग होती है। जैसे मैंने आपको कभी कहा क्या कि भाई यहां पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम तो सिर्फ गाइडलाइन देते हैं, 20% योगदान होता है, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैंने आपको कहा भी आरक्षण जो विवाद है वो देख लेना भाई, मैंने लेक्चर डाल दिया, ज्यादा ज्यादा मैं ये कर दूंगा। अब आपके मोबाइल को खोल के तो मैं चला नहीं सकता, ठीक है। आप मेरे पे दूसरा केस लगा सकते हो कि सर ये आपने हमारे निजीकरण, वो निजता का उल्लंघन किया है, पता नहीं क्या क्या चीजें थी हमारे, आपने वो देख ली, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत होती है। अब देखिए हमारी स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है स्थिति। दूसरे देशों की छोड़िए, अमेरिका, फ्रांस क्या है, वो तो दूर के पड़ोसी है। भारत की सीमा को स्पर्श करता है म्यांमार, करता है ना, म्यांमार। ध्यान रखना इसमें कोई लोकतंत्र नहीं है, वर्तमान में यहां पर सैन्य शासन है और ये पूरा इंडिया के विरोध में है, तैयार बैठा है ये। एक आंग सान सू की थी, उसको इन्होंने जेल वगैरह में डाल रखा है, वो वैसे भी काम नहीं करने देंगे उसको, ठीक है। फिर आ जाइए इधर नेपाल, यहां पर ओपी शर्मा ओली है। इसने आते ही कहा है कि हम भारत के साथ जो है सीमा विवाद सुलझाएंगे। ये 3-4 क्षेत्र बना रखे हैं इसने, ये कह रहे मेरे हैं, ये अपने नक्शे में दिखा देता है ये। और ये दिखाता किसके बलबूते पर है? चीन के। ये चीन का समर्थक है, समझे बात को? ये चीन का समर्थक है ये। अब क्या बच गया? श्रीलंका, लिख दीजिए श्रीलंका। अब भाई वैसे तो देखोगे तो ये जो श्रीलंका है वैसे ही बेचारा गया गुजरा है, अभी थोड़े टाइम पहले ही तो हालात से, गंदे हालात से गुजरा था। और वैसे ही यहां जो वर्तमान जो गवर्नमेंट है वो चीन के पक्ष में है, चीन के पक्ष में है ये, समझे? अब एक मालदीव, मालदीव
अब ये जो मालदीव है, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां जो वर्तमान में सरकार बनी है, उस सरकार ने अपने चुनाव के कैंपेन में इंडिया आउट का नारा दिया था और लोगों ने वहां उस सरकार को चुना। तो अब वो कैसे भारत का समर्थन करेगी? इंडिया आउट के नारे के साथ यहां सरकार बनी हुई है, मालदीव के साथ। ऊपर से फिर हमने, भाई मालदीव और लक्षद्वीप पास पास है, तो मालदीव ने थोड़ा विरोध किया तो हमारी सरकार ने यह कह दिया कि लक्षद्वीप में जाइए। पहले लोग मालदीव में घूमने जाते थे, अब कहते लक्षद्वीप में, जो वैसे ही नाराज हो गया। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिए, यहां की सरकार इंडिया आउट के नारे के साथ बनी, इंडिया आउट के नारे के साथ बनी। और फिर कौन कौन से हैं? चीन है, पाकिस्तान है। अब देखो इनके बारे में तो क्या बताऊं मैं आपको, यही तो है समस्या की जड़, जड़ ही ये है, समझे ना बात को। अब बच गया एक भूटान, ये थोड़ा अपना मित्र है भाई, इसने अभी सम्मान वगैरह भी दिया है भारत के प्रधानमंत्री को, तो ठीक ठीक इसके मामले में। अब इसका भी आपको क्या बताऊं, इसका भारत के साथ एक समझौता है। क्या समझौता है? कि यदि भूटान पर कोई अटैक करेगा तो भारत उसकी सहायता करेगा। मतलब ये हमारे पे ही डिपेंड है, इसके बाद ऐसी कोई सेना ही नहीं है। इस पर कोई अटैक करता है तो भारत उसकी सहायता करेगा ही करेगा, ये रिटर्न में एग्रीमेंट हुआ है। ये बेचारा शांति प्रिय देश है जो किसी से कोई मतलब नहीं है। ये स्थिति है बेटा यहां पर। और बांग्लादेश अभी आपके सामने मैंने आपको पढ़ा दिया। इसीलिए मैंने आपको कहा कि भारत के जो हालात है वो बेहद चिंताजनक है, गंभीर है, इसीलिए मैंने आपको कहा। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। गण भवन के बारे में आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य, ये सब पता होने चाहिए। तो आज तक की जो बात थी मैंने आपको बता दी, इसके बाद यदि कोई चीज हुई तो आपको और बता देंगे। ठीक है, चलिए जी।